मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर के, जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ने जो ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है वो पहले उसको देख लें ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सके। तो बच्चों मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने उसके प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके दो अलग अलग मैकेनिज्म, मतलब दो अलग अलग टाइप्स के बारे में बात किए थे। दो अलग अलग मैकेनिज्म कहने का मतलब ये है वो दो तरीके से काम करता था। कभी ये वोल्टेज को बढ़ाता है तो कभी ये वोल्टेज को घटा देता है। ये कहानी ट्रांसफार्मर इसीलिए बिल्डअप की गई थी ताकि हमारे सर्किट में जो करंट हुआ करता था वो कांस्टेंट होने की वजह से बहुत नुकसान देखने को मिलता था। इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। तो बच्चों मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमने ट्रांसफार्मर देखा था उसके वर्किंग में एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और शायद आपको याद होगा वो स्मॉल आर हुआ करता था। स्मॉल आर की वैल्यू या तो 1 से कम होती थी या तो 1 से ज्यादा होती थी। अगर 1 से ज्यादा हुआ करती थी तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम हुआ करता था, कम होती थी तो वोल्टेज को घटाने का काम होता था। यहाँ पर आज हम लोग उसको आगे लेकर के बात करेंगे कि इससे क्या क्या हानियां होती है। अभी तक तो सिर्फ प्रॉफिट आपको समझ में आ रहे थे, इससे हम लोग लॉसेस देखेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में बात हुई है बच्चों, और ये लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। हानि, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि कहां कहां होती है। तो मैं पहले बात आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, वो सब काम तो करते हैं, लेकिन सब में ऊर्जा हानि तो होती ही रहती है। और यही ऊर्जा हानि किस किस रूप में होती है आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि में, तो एक है फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि, ठीक है, फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस क्या होता है बच्चों? तो मैं बता दूं कि आप देखे होंगे कि दो उसमें कॉइल हुआ करते थे। एक कॉइल कुछ इस तरीके से ऊपर हुआ करता था, इसको वाइंडिंग कहते हैं और इसको कहते थे। तो यहां पर इस तरीके से जो कॉइलिंग हुई करती थी वो किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर हुआ करती थी। यहां पर ये हो जाएगा कि एक से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वो दूसरे से परमानेंटली या फिर पर्टिकुलरली टोटल अमाउंट में पास नहीं होती। कुछ अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो उस सेक्शन से नहीं पास होगी। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी कुछ एरर आ जाता है। तो एरर ऑफ वाइंडिंग, तो एरर मतलब गलतियां, वाइंडिंग में होने वाली गलतियों के कारण या वाइंडिंग की कुछ दूरी के कारण सारे फील्ड लाइंस या सारे चुंबकीय रेखाएं दूसरे कॉइल से होकर नहीं निकल पाती, इसीलिए हमें उतना फ्लक्स नहीं मिलता जितना इससे प्राप्त होना चाहिए। तो इससे होता है हमें फ्लक्स हानि। तो ट्रांसफार्मर में कुंडली के बाइंडिंग के कारण होने वाली फ्लक्स में कमी फ्लक्स हानि कहलाती है। फ्लक्स हानि कहलाती है। बात समझिएगा, बात क्लियर हो रही है। सारी फील्ड लाइन जो इसमें से बन रही है वो सब इसमें से पास नहीं होगी। कुछ फील्ड लाइन जो है वो उसके बगल से निकल जाएगी या फिर उससे पास नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं हानि। अगर ये फील्ड लाइन इसमें से गुजरता तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आइडियली ये पूरी तरीके से इसमें से पास नहीं होता इसके वाइंडिंग की वजह से। वही मैं अगर बात करूं भंवर धाराओं की वजह से भी लॉस होता है। भंवर धाराएं एडी करंट बच्चों, तो आपको याद होगा कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी काफी होती है, 50 हर्ट्ज है, और इतनी जल्दी ये चेंज होती है कि वेरिएशन ऑफ करंट की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये एडी करंट मुख्य करंट को, मतलब कि आपके जो मेन करंट है, मेन एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं लॉस कर देता है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर एडी करंट की वजह से भी अपने सिस्टम में ऊर्जा हानि प्राप्त करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में धारा परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। धाराएं उत्पन्न होती है
जिससे ऊर्जा हानि होता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में। ऊर्जा हानि से बचने के लिए इसमें पतले पतले पटल को अलग अलग करके जोड़ दिया जाता है, ताकि जो हमारे एडी करंट है उनके लिए जो पाथ है वो बड़ा हो जाए। जैसे ही पाथ बड़ा हो जाएगा, उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ गया, जिसकी वजह से भंवर धाराओं का प्रभाव कम से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भंवर धाराओं से बचने के लिए, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, तो हम कहेंगे पटलित क्रोडो का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम भंवर धाराओं के प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के प्रभाव को, धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए पटलित क्रोड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड पर बात करें हम लोग, थर्ड पर क्या है, तो थर्ड पर आपका है चुंबकीय शैथिल्य हानि। ठीक है, तो शैथिल्यता या शैथिल्य हानि, शायद आपको याद हो, दो लोगों ने लास्ट क्लास किया होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, या फिर आपने इंडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी सॉफ्ट आयरन में हम करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर देता है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर देना और वापस से रिड्यूस होना, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजेशन में कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो पूरी इक्वल तरीके से नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हानि होती है, ये मैंने बताया भी था। तो हर सिस्टम में, क्योंकि सॉफ्ट आयरन हो रहा है तो ऊर्जा हानि तो होनी है, लेकिन उसमें ऊर्जा हानि कम होती है, बट ट्रांसफार्मर सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पे ऊर्जा हानि होगी। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में या नन लोहे के क्रोड में चुंबकन तथा विचुंबकन होने के कारण ऊर्जा हानि होती है। इसे शैथिल्य हानि कहते हैं। शैथिल्य हानि कहते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो यहां पे एक शैथिल्य हानि देखने को मिल गई। अब नेक्स्ट, कुंडली के प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध की हानि। अच्छा, कुंडली के प्रतिरोध के कारण ये हानियां देखने को मिलती है, वो कैसे? मैं बता दूं कि जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं, ये वायर एक्चुअली कॉपर वायर होता है। तो कॉपर वायर कितना भी कर लीजिए, उसके साथ रेजिस्टेंस तो उसका होगा ही। तो कुंडली में वाइंडिंग की संख्या बढ़ाने से, नंबर ऑफ वाइंडिंग बढ़ाने से साथ साथ रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भी यहाँ पे हानि देखने को मिल जाती है। तो कुंडली के तार में प्रतिरोध के कारण होने वाली ऊष्माक्षय के कारण ऊर्जा हानि होती है। यहां पे भी ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगा, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पे ऊर्जा के कारण या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होना है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लॉसेस है। इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं, जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, आपने हमिंग सुना होगा। जब ट्रांसफार्मर यूज होता है तो नॉइस होती है, उस नॉइस के कारण, शोर के कारण भी एनर्जी लॉस होता है। उसको कम करने के लिए हम लोग पाइन ऑयल मतलब चिड़ता तेल वगैरह डाल देते हैं, ताकि उसमें से नॉइस को कम से कम किया जा सके। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में ऊर्जा हानि होती है। तो बात क्लियर हो रही है? अब बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट में एनर्जी पहुंचती है बनने के बाद हमारे घरों तक,
ये ट्रांसफार्मर में किस बेसिस पर होता है और कौन कौन से ट्रांसफार्मर कब इस्तेमाल होता है। तो मैं बता दूं कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो दो ट्रांसफार्मर हमारे पास है। एक का नाम है बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है। जहां पर पावर हाउसेस में यहाँ पर जहां पावर स्टेशन होता है पहले एनर्जी बना ली जाती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों फिलहाल के लिए ठीक है काफी हाई होते हैं। जब इसको ट्रांसमिट करना होता है लॉन्ग तारों के माध्यम से, लंबे लंबे तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे धारा हाई होने के कारण उष्मा की हानि ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा I²R। तो जितना ज्यादा करंट होगा उसमें उष्मा हानि उतनी ज्यादा होगी। कहानी क्या है कि हमें धारा को कम रखना है। धारा को कम रखने के लिए आपको वोल्टेज को बढ़ाना होगा। तो ट्रांसफार्मर में स्टेप अप मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज को बढ़ा करके वहां पावर स्टेशन से इसे लोकल स्टेशन पर भेजा जाता है, जिससे हम अगर I की वैल्यू कम कर देंगे तो पावर लॉस क्या होगा? कम से कम होगा, ताकि हम करंट के मान से कम करके प्राप्त कर सके। जब ये लोकल स्टेशन पर आता है बच्चों, तो ये हमारे लोकल स्टेशन मतलब हमारे मोहल्लों में जब पहुंचेगा तो आसपास जो ट्रांसफार्मर होंगे या लोकल पावर हाउसेस में जो ट्रांसफार्मर होंगे वो इस आने वाले हाई वोल्टेज वाले को लो वोल्टेज में डालेंगे। अब इस लो वोल्टेज हाई वोल्टेज पर आया बच्चों, अब इसे लो वोल्टेज पे कर लिया गया। अब इसे लो वोल्टेज पे कर लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि हम अब उसको जितने वोल्टेज पर चाहते हैं अलग अलग जगहों पर इसे भेज सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे लो वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। बात क्लियर करिए। दूर से आते समय वोल्टेज को पहले बढ़ा लिया जाता है ताकि करंट कम कर लिया जाए, फिर उसके बाद जब यहाँ पे आता है तो वोल्टेज को कम करके करंट को नॉर्मल कर लिया जाता है और वोल्टेज को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज आना चाहिए। वो लगभग 220 वोल्ट के आसपास हमारे घरों में पहुंचता है। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो काम करते हैं हमारे डेली लाइफ में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बता दूं कि यहां पर आपने जो चीजें देख ली है इस हिसाब से ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, थ्योरी सारी चीजें हो गई है। अब आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैं बता दूं कि डीसी मोटर आपने पढ़ा होगा, एसी मोटर आपने अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन एसी जनरेटर आपको पढ़ना था। एसी जनरेटर क्या करता था? एक एसी जनरेटर का काम भी आपको बताया होगा हमने। एसी जनरेटर का काम है आपके मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ये आपका बेसिक सा प्रिंसिपल था। और डीसी मोटर का काम है, मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है मैकेनिकल एनर्जी में। दोनों अलग अलग है, कई बार इसको पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए आइए फटाफट से इसको देख लिया जाए। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें L इंडक्टेंस प्रेरक और दूसरा आपका रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों लगे हुए हैं, किसके साथ? सोर्स के साथ। सोर्स है 220 वोल्ट का, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एसी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज दे रखी है। मैं बता दूं कि जो सर्किट में करंट आती है वो करंट एग्जैक्टली वही करंट होती है जो डीसी में जाती है, मतलब करंट के साथ इसमें कोई खिलवाड़ नहीं है। इस सर्किट में करंट जो जाएगा वो VRMS की वजह से जो IRMS जाता है वही सेम करंट इसमें फ्लो करता है। इसमें कोई पीक करंट की कहानी होती नहीं बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब चेक करते हैं कि सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना करंट लेगा। उसके लिए बल्ब पर रेटिंग लिखी हुई है, बल्ब पे लिखा है 110 पे चलता है, ओके। और ये 10 वाट का बल्ब है और चलाना है इसको 220 पर। तो देखते हैं कि कितना करंट ले सकता है, पहले चेक करते हैं ताकि ये खराब भी ना हो। तो ऐसे केस में कि बल्ब का प्रतिरोध, तो बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालते हो बच्चों? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका V²/R। ये एक फॉर्मूला है, यहां से आप लिख सकते हैं R हो जाएगा V²/T। V की जगह पे आप लिख सकते हो 1/10/P की जगह पे ये रख सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 बारी। तो यहां पर आपको मिल गया, ये कैंसिल कर लिया आपने, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 2 1 0 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया।
अब चेक करना है कि हमारा जो सर्किट है वो कितना करंट ले सकता है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा बल्ब। तो बल्ब में करंट धारा, बल्ब में धारा, तो बल्ब में जो बच्चों धारा होगी वो होती है क्या, P बाई V, क्योंकि P इज इक्वल टू VI होता है। तो यहां से P की जगह पे आप लिख सकते हैं 10, और ये चलता किस पर है, 110 पर। कैंसिल किया, 1/11 एम्पीयर की धारा से चलेगा, इससे ज्यादा इसको देना नहीं है, इसी पर इसको काम करवाना है ताकि सर्किट जो है काम नहीं करता रहे, इसीलिए तो हमने इंडक्टर लगाया है। तो आइए देखते हैं कि इंडक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए पहले तो हम जानते हैं कि परिपथ कौन सा है। परिपथ हमारा जो है वो है LR, परिपथ LR में। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू VRMS अपॉन अंडर रूट, क्या होना चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ VRMS बच्चों क्या होगा, यही तो है VRMS, ये पीक वैल्यू थोड़े है। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि ये IRMS है, तो यहाँ पर हम इसको IRMS भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सर्किट का करंट। यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू V बाई I का होल स्क्वायर। यहां पर होल स्क्वायर कैसे हुआ, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। XL को आप ओमेगा L का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको R स्क्वायर, और यहां पर V स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों ये वाला हमारा वोल्टेज जो हमने लगाया हुआ है, 220 बटे में करंट का है 1/11, ठीक। ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो ऊपर ही जाना है बच्चों, इस बात का ध्यान भी रखते रहिएगा। यहाँ ओमेगा की वैल्यू निकालनी होगी, मैं बता दूं ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई f, ओके। तो 2 पाई, पाई की जगह पे कितना रख सकते हो बच्चों, पाई की जगह पे आप पाई रहने दो, या 3.14 रख सकते हो, और f की जगह पे क्या रख सकते हो 50 लग दो। यहाँ पे इसकी जगह पे आपने लिख दिया 3.14 और यहाँ 50 लिखा, तो ये हो जाएगा 314 रेडियन पर सेकंड लिख सकते हो। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई है। यहाँ आप लिख सकते हो ओमेगा की वैल्यू 314 और साथ में L, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और प्लस R, R की जगह पे आप लिख सकते हो 1210 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 220 का होल स्क्वायर इनटू 11 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, V बाई I की I की जगह पे जो वैल्यू है उसको रख दिया। इसको बच्चों हमें करना पड़ेगा सॉल्व। इस टर्म को आप पहले उधर ले जाइए, तो 314 का स्क्वायर L स्क्वायर, यहाँ पे आपने इसको लिख दिया 484, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 220 का स्क्वायर इनटू 11 का स्क्वायर माइनस 1210 का स्क्वायर। यहां से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 220 का होल स्क्वायर इनटू 11 का स्क्वायर माइनस 1210 का स्क्वायर अपॉन 314 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, और फिर इसको रूट से बाहर निकाल लीजिएगा। ये स्क्वायर है, इसको रूट में डाल देंगे, निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट L की वैल्यू जो है वो इंडक्टर की मिल जाएगी। इंडक्टर की वो वैल्यू जिस पर आपका बल्ब काम करता रहे और जले भी ना। इस बात को ध्यान रखें, जब भी ऐसे कोई बल्ब, ऐसे कोई डिवाइस के बारे में बात हो, रेजिस्टेंस के बारे में बात हो जिसका रेटिंग कम हो, मतलब कि वोल्टेज कम हो और उसका हाई मतलब बड़े वोल्टेज से जोड़ना हो, तो उसके साथ कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटर लगेगा ही। तो वो आप ऐसे करें कि उस सर्किट में या फिर उस बल्ब में कितना करंट मैक्सिमम आ सकता है, वो ये करंट आ सकता है, उसी करंट को लेकर के आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में होना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपने ये बात समझ ली होगी, इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ऐसे अगर कैपेसिटर होता तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल में कराया था उसको देख ही लीजिएगा। आज के लिए तो बच्चों इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।